अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब अपने घर में सेफ होंगे। माय नेम इज़ फ़िज़ा सना एंड आई एम हेयर फॉर टीचिंग जियोग्राफी फॉर क्लास 7। जैसे कि आपको पता है हमारा साथ जो है वो लेक्चर 1 से चल रहा है और आज हमारा लेक्चर 5 है और हम चैप्टर नंबर 2 डेन्यूडेशन को लेकर चल रहे हैं। आज डेन्यूडेशन पे हमारा बेसिकली जो चैप्टर है उसका लास्ट लेक्चर होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट चैप्टर को लेकर चलेंगे। अभी तक हमने डेन्यूडेशन के चैप्टर के अंदर उसकी टाइप्स को डिस्कस किया, डेन्यूडेशन की डेफिनेशन देखी, फिर हम उसकी टाइप्स लेके चल रहे थे जिसके अंदर हमने उसकी टाइप वेदरिंग को और वेदरिंग की टाइप्स को इन डिटेल डिस्कस किया है। उसके बाद हमने देखा एरोजन का प्रोसेस और एरोजन के प्रोसेस के अंदर हमने बहुत अहम चीज़ जिसको हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं, मींस मटेरियल जो टूटा हुआ मटेरियल है, वेदर्ड मटेरियल है या मैस वेस्टिंग जो हो रही है उसकी वजह से जो मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होता है, दैट इज़ द बेसिकली अहम प्रोसीजर ऑफ इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर ऑफ एरोजन। ओके, अब इन डिटेल आज हम देखने लगे हैं मैस वेस्टिंग। व्हाट इज़ मैस वेस्टिंग? ये है जी बेटा आपके पेज नंबर 19 पे टॉपिक है आपका और ये डेन्यूडेशन की लास्ट टाइप है, इम्पॉर्टेंट टाइप है। इसको देखिए, मैस वेस्टिंग मीन्स ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ द रॉक स्टफ ट्रेवल्स अलॉन्ग द स्लोप्स टूवर्ड्स द लोअर एरियाज। इट इज़ नोन एज मैस वेस्टिंग। किसी भी ऊंची जगह से, पहाड़ है ऑब्वियसली ऊंची जगह, हम अगर अर्थ पे किसी को चीज़ को कंसिडर करते हैं तो दैट इज़ बेसिकली द माउंटेन एरियाज। माउंटेन एरियाज के अंदर अब आप कुछ भी देखें, पहाड़ों के ऊपर आपके दरख्त भी होते हैं, रॉक्स भी होते हैं, ठीक है। उसके अलावा इसके ऊपर आपकी ग्लेशियर्स में स्नो भी होती है, ठीक है। उसके अलावा इसके ऊपर जो है वो सॉइल है, मट्टी है, ठीक है। दिस सो मच मटीरियल ना, तो रॉक्स भी हैं, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ठीक है। ये हमने अभी देखा कि रॉक्स भी हैं, आपकी दरख्त पौधे, ठीक है, वो भी हैं, फिर स्नो भी है, सॉइल भी है, बहुत सी चीज़ें हैं कि देखिए ऊपर की जगह से स्लोप की वजह से किसी भी मटेरियल का नीचे आना ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स इज कॉल्ड मैस वेस्टिंग, ठीक है जी। अब बेसिकली यहाँ पर डेन्यूडेशन के अंदर मैस वेस्टिंग का क्या वो है अमल दखल, ठीक है जी, वो क्या प्रोसेस क्रिएट करी है वो हम देखते हैं। द रॉक्स आर डिस्टॉर्टेड बाय वेदरिंग। रॉक्स क्या होते हैं, वेदरिंग की वजह से डिस्टॉर्ट हो जाते हैं, टूट फूट जाते हैं, वीक हो जाते हैं। ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स द रॉक स्टफ ट्रेवल्स फास्टर ऑन स्टीपर स्लोप्स एज कम्पेयर टू लेस स्टीप स्लोप्स एंड दिस प्रोसेस कॉन्टीन्यूस। अब बेटा अगर इस पत्थर के अंदर कोई भी वेदरिंग का प्रोसेस होगा तो आप गौर करें कि अगर ये टूटेगा तो ये कहाँ जाएगा, सीधा नीचे आएगा। अगर यही काम किसी फ्लैट सरफेस पे हो रहा होता, यहाँ पे अगर कोई पत्थर ऐसे पड़े हुए होते और इनके अंदर कोई तोड़ फोड़ हो रही होती तो ये बमुश्किल ही अपनी जगह से, यहाँ से इसका जो डेब्रिस है वो कहीं पर मूव करता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर स्लोप होने की वजह से, नीची जगह होने की वजह से क्या होता है कि कोई भी चीज़ यहाँ पे अगर क्रिएट होती है, तोड़ फोड़ होती है, तो वो सीधी कहाँ आएगी, ज़मीन पर नीचे को आ जाएगी, ठीक है। और वो नीचे आने की वजह क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि ऊपर से कोई भी चीज़ अगर फेंकी जाएगी तो वो कहाँ आएगी, नीचे आ जाएगी। यहाँ पे बेसिकली ये प्रोसेस क्रिएट होता है जिसको हम लैंड स्लाइडिंग भी कंसिडर करते हैं। अगर आपने ये वर्ड कभी सुना हो तो ज़्यादातर हमारे यहाँ होता है कि जब बारिशों का मौसम होता है, आपके जो हिल स्टेशंस हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वो रेन फॉल होना शुरू होती है, तो ख़बरें आने लग जाती हैं जी कि लैंड स्लाइडिंग की वजह से रास्ते ब्लॉक हो गए। जब बर्फ़बारी होती है तो उसमें भी होता है कि ऊपर से बर्फ़ का कोई तोदा गिर गया है नीचे जी, तो आइस बॉल्स नीचे गिर रहे हैं, तो वहाँ से भी जो है वो स्नो बॉल्स नीचे गिर रहे हैं, जिसकी वजह से रास्ता जो है बर्फ़ नहीं हटाई जा सकी और रास्ता बंद हो गया। तो ये सारा प्रोसीजर जो हम कभी खबरों में सुन रहे होते हैं दैट इज़ बेसिकली द मैस वेस्टिंग, ठीक है। अब आगे देखें इसको, तो वो कहते हैं कि सॉइल क्रीप एंड मड फ्लो एक्सेट्रा जो हैं बेसिकली ये कॉन्टीन्यूटी में आते हैं। ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स द रॉक स्टफ ट्रेवल्स फास्टर ऑन स्टीपर स्लोप्स एज कम्पेयर टू लेस स्टीप स्लोप्स एंड दिस प्रोसेस कॉन्टीन्यूस।
सॉइल क्रीप एंड मड फ्लो आर द प्रोमिनेंट मूवमेंट ड्यूरिंग मैस वेस्टिंग। वो कहते हैं सॉइल क्रीप एंड मड फ्लो, जब बारिशें होती हैं ख़ास तौर पे जो मिट्टी के पहाड़ हैं उनके अंदर कीचड़ सा बन जाता है, वो बहुत थिक किस्म का कीचड़ सा बन जाता है, जो कि बेसिकली कहाँ जाएगा, ऊपर से नीचे को आएगा। तो वहाँ से वो जब नीचे आ रहा होता है तो वो अपने रास्ते में बहुत सी तबाही क्रिएट करके आ रहा होता है। नॉर्मल जो सैलाब आते हैं उनकी निस्बत अगर हम मड फ्लोज या सॉइल क्रीपिंग को देखें तो वो ज़्यादा तबाही क्रिएट करते हैं। नो डाउट सैलाब अपनी जगह पे बहुत ज़्यादा जो है वो आपके लिए जो है वो डिज़ास्टर्स होती है, लेकिन जो आपकी सॉइल क्रीप या मड फ्लो है ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, क्योंकि ये कीचड़ की तरह का एक थिक काइंड ऑफ सैलाब होता है जो कि ज़्यादा तबाही क्रिएट करता है और इससे आपके रिवर्स वगैरह भी इफ़ेक्ट होती हैं। यहाँ पे वो कहते हैं इन मैस वेस्टिंग सॉइल क्रीप इज स्लो वाइल मड फ्लो इज फास्ट ड्यू टू द अमाउंट ऑफ वाटर। सॉइल क्रीप इज द स्लोएस्ट मूवमेंट इन मैस वेस्टिंग, वी कैन नॉट नोटिस इट्स स्पीड। कहते हैं कि मैस वेस्टिंग के अंदर सॉइल क्रीप जो होती है वो स्लो होती है, वाइल मड फ्लो फास्ट होता है। सॉइल क्रीप यानी कि जो मिट्टी टूटी टूटी ज़रात के ज़रिए आती है वो, मड फ्लो पूरा आप कह लें कीचड़ का सैलाब, बहुत ज़्यादा मट्टी वाला थिक किस्म का सैलाब होता है, वो उसको कहते हैं। ठीक है, गदे के जो सॉइल क्रीप है वो अपनी मूवमेंट में स्लो होता है, लेकिन मड फ्लो जो होता है ना वो बहुत स्पीड के साथ ट्रैवल करता है, वो नीचे आता है। सॉइल क्रीप इज़ कॉमन इन हिली एरियाज एंड सेमी हिली रीजन्स, जो आपके पहाड़ी इलाके या नीम पहाड़ी इलाके हैं, यानी मिक्स काइंड ऑफ लैंड है, वहाँ पे आपकी सॉइल क्रीपिंग जो है ये एक कॉमन फिनोमिना है। यूजुअली इन दिस काइंड द क्रैक अपीयर्स ऑन द कॉर्नर्स ऑफ रोड्स एंड रोड्स आर डिस्ट्रॉयड। ये वाला काम जो ज़्यादातर होता है, यानी मिट्टी के टुकड़ों का नीचे गिरना, आपकी ऊपर से कोई ज़मीन से, वो आपने कभी नोट किया हो तो पत्थर छोटे छोटे गिर के, पत्थर जो होते हैं ना वो नीचे गिर रहे होते हैं, ठीक है, वो टूट टूट के नीचे आ रहे होते हैं। तो ये वाला काम जो होता है ना वो रोड्स के ऊपर ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से आपकी रोड्स जो हैं वो उनके जो किनारे होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो रहे होते हैं। द पैनल्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वायर्स आर इंक्लाइंड, जिसकी वजह से वो अगर कि ऊपर से गिरे हैं, प्रेशर के साथ नीचे आ रहे हैं, तो लाजमी बात है कि रास्ते में आने वाली जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी या वायर पोल्स होंगे वो उनको भी तोड़ फोड़ देंगे, इंक्लाइन कर देंगे, टेढ़ा कर देंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मूविंग द स्टफ। अब यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो बेसिकली अपना बहुत अमल दखल क्रिएट कर रही है, क्योंकि अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होगी तो ऊपर की चीज़ ऊपर ही रहेगी, वो नीचे नहीं आएगी। उसके नीचे आने की वजह यही है कि उसके अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो अपना एक पूरा अमल दखल शो कर रही है। आगे देखें, वाटर ऑल्सो प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन द सॉइल फ्लो। मैस वेस्टिंग यूजली अकर्स इन रेनी एरियाज। अब वो कहते हैं कि जो मैस वेस्टिंग है वो ज़्यादातर किन इलाकों में होती है जहाँ पर बारिश होती है। बारिश होने की वजह से क्या होता है कि ज़मीन नरम होने की वजह से उस अपनी चीज़ें जो हैं वो छोड़ देती है, और छोड़ने के बाद वो क्या होता है वो ऊपर से नीचे गिरना शुरू हो जाती हैं। सॉइल फ्लो हैपन्स ऑन शार्प स्लाइड्स एंड विद इन फ्यू आवर्स अ पोर्शन ऑफ माउंटेन फ्लो डाउनवर्ड। वो कहते हैं कि सॉइल क्रीप जो सॉइल फ्लो है या जो मड फ्लो है ये ज़्यादातर उन इलाकों में होता है जिनमें ज़्यादा वो स्टीप होती हैं, यानी कि जहाँ पे ये वाले पहाड़ होंगे बिल्कुल स्टीप ही। एक पहाड़ होता है ना थोड़ा सा, यानी कि वो थोड़ा सा ये वाला इस तरह का, एक तो ये हो गया, एक ये वाले जो स्टीपी पहाड़ है ना इस तरह के, तो वहाँ पर बेसिकली आपका जो मड फ्लो है वो ज़्यादा स्पीडीली और ज़्यादा शार्प स्लाइड्स जो हैं उनमें आता है। फिर द फ्लो ऑफ मड इज़ एन इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ मैस वेस्टिंग, इट इज़ एन एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। लाजमी बात है इससे आपकी माहौल के अंदर भी काफ़ी मसाइल आते हैं। जब सैलाब आता है तब भी बहुत ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट होता है, क्योंकि बहुत से उसके अंदर आपके प्लांट्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, इवन एनिमल्स, ह्यूमन लाइफ्स उसके अंदर जो हैं वो ख़तरे में आ जाती हैं। दिस मड इज़ अ काइंड ऑफ सॉइल डेब्रिस स्ट्रीम। ये वाला जो मड फ्लो होता है ये ऐसे ही है जैसे कि आपकी मिट्टी जो है वो डेब्रिस, मिट्टी का तोड़ फोड़ का जो प्रोसेस है वो सारे का सारा, पूरे का पूरा पहाड़ वो कहते हैं नीचे आ जाता है, यानी कि इतना पहाड़ है वो मिट्टी का था, फॉर एग्जांपल सॉफ्ट मिट्टी थी, सॉइल थी, और बारिश हुई, बारिश से पूरे का पूरा पीस ही वो कहते हैं वो बह के नीचे आ जाएगा। इस तरह से भी इनके अंदर ये प्रोसेस हो रहा होता है। दिस प्रोसेस अकर्स इन फ्यू आवर्स, और ये चंद घंटों के अंदर ही काम हो जाता है। ये इसके अंदर ये नहीं कि कोई प्लानिंग हो रही होगी जी बड़े कुछ साल लग जाएंगे, नहीं।
अगर एक पॉइंट के ऊपर आके वो पहाड़ वीक हो गया हुआ है, कॉन्टीन्यूस 2 दिन से बारिश हो रही है, तो वो चंद घंटों के अंदर ही जो है वो पूरे का पूरा जो मड फ्लो है वो नीचे को आ जाएगा। If villages and other features come in its way, they are vanish for always। और अगर इस मड फ्लो के रास्ते में, इस सैलाब के रास्ते में कोई भी गांव आता है, कोई भी फीचर्स एनिमल्स आते हैं, कोई भी रोड्स हैं, फसलें हैं, एग्रीकल्चर एरिया है, जो चीज़ भी इसके रास्ते में आती है ये इसको हमेशा के लिए वैंकुश कर देती है, गायब कर देती है, ख़त्म कर देती है। अब इसका प्रॉब्लम एक और ये भी होता है कि ये जब बह के जाता है, पानी तो है ना बेटा ऊपर से बह के चला गया, अब कीचड़ का मसला ये होता है ये गुजर रहा है तो ये अपनी पूरी मिट्टी की तय है जो वहाँ पे बिछाता हुआ जाएगा, तो इट मीन्स कि उसने अपने नीचे आने वाली हर चीज़ को ऊपर ही पूरे के पूरी मिट्टी डाल दी है। यहाँ पे वही वाला बात हुई कि आपने तो किए कराए पे मिट्टी डाल दी, ये वो वाली मिसाल आ गई कि आपका आराम से जो है ना वो सारे का सारा उसके ऊपर कीचड़ आ गया और हर चीज़ आपकी निस्तो नबूद हो गई, ख़त्म हो गई। The falling of big and small rock materials from high to low position is known as landsliding। और अगर आपके वही चीज़ कि अगर यहाँ से आपका पत्थर पूरे का पूरा टूट के नीचे गिर गया, ठीक है, या आपका कोई दरख्त नीचे आ गया, तो वो बेसिकली हम लैंडस्लाइडिंग कंसिडर करते हैं। इन दिस टाइप ऑफ मैस वेस्टिंग यूजुअली द हाइट इज़ मोर एंड द स्लोप इज़ ऑल्सो स्टीपर। इस तरह की जो आपकी लैंडस्लाइडिंग है इसके अंदर ये होता है कि बहुत ज़्यादा हाइट होती है और वो स्टीप होती है, बहुत ज़्यादा ही उसके अंदर स्लाइड होती है। रॉक्स मेक वीक बाय वेदरिंग एंड ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स द स्टोन्स फॉल डाउनवर्ड्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये एक पत्थर था, ठीक है जी, एक वक्त में यहाँ पे पत्थर था, अब हुआ ये कि मैस वेस्टिंग हुई, मैस वेस्टिंग से आसपास की सारी जो सॉइल थी वो बेसिकली कहाँ चली गई, नीचे आ गई, पत्थर क्या हो गया, वीक हो गया। अब ये पत्थर भी क्या आएगा, नीचे आ जाएगा, जिससे लैंड स्लाइडिंग हो जाएगी, यानी कि ज़मीन मज़ीद ये तबाही क्रिएट करता हुआ पत्थर ज़मीन पर आ गिरेगा। ड्यू टू लैंड स्लाइडिंग द पाथ्स आर ब्लॉक्ड। इससे ये होता है कि रास्ते बंद हो जाते हैं। रोड्स एंड बिल्डिंग्स आर डिस्टॉर्टेड। रास्ते में अगर कोई घर है, किसी का कोई बिल्डिंग आ रही है, कोई जो है वो कोई रिहाइशगाह है, वहाँ पे वो भी ख़त्म हो जाएगी। इफ़ द लैंड स्लाइड इज़ बिग देन इट माइट स्टॉप द पाथ ऑफ रिवर्स। अगर पत्थर बहुत ज़्यादा तादाद में नीचे आ जाते हैं तो ज़्यादातर बेसिकली पहाड़ जो होते हैं उनके दरमियान में दरिया होते हैं। अगर ऊपर से लैंडस्लाइडिंग हुई है तो वो बेसिकली दरिया के अंदर आके गिरेंगे और बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइडिंग की वजह से दरियाओं के रास्ते भी ब्लॉक होते हैं। जब दरिया का रास्ता ब्लॉक होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पर अब रिवर है, ठीक है जी, अब इस रिवर में आके ये पत्थर गिर गया तो अब क्या होगा, ये जो पीछे से आने वाला पानी है वो अब उसको गुजरने का रास्ता नहीं मिलेगा, तो वो ओवरफ्लो हो जाएगा, जिससे आपके जो है वो सैलाब आने के खतरात बढ़ जाएंगे। ड्यू टू बिग लैंडस्लाइड अ लॉन्ग लेक हैज़ बीन फॉर्म नियर अताबाद इन हुंजा वैली। हुंजा वैली में जब लैंडस्लाइडिंग हुई थी तो वहाँ पर अताबाद लेक एक जो है वो बन गई, जो कि बेसिकली दरिया में आके पत्थर गिरा और पानी ने अपना एक अलग से रास्ता बनाकर अपनी एक लेक बना ली, तालाब बना लिया, जिसको अताबाद लेक का नाम दिया गया है। ये लेक बनी ही लैंडस्लाइडिंग की वजह से थी कि यहाँ पे लैंडस्लाइडिंग हुई, रास्ता ब्लॉक हो गया, पानी बाहर आ गया, आसपास का इलाका सैलाब ज़दा हुआ, लेकिन बाद में वो जो पानी रीस्टोर हो गया तो वो एक आप उसको कहें कि तालाब की शक्ल में वो पानी अब यहाँ पे मौजूद है और बहुत खूबसूरत, जैसे आपकी सैफुल मलूक झील है या आपकी प्याला झील है, आंसू झील है, उस तरह अब आपको एक नई झील देखने में आती है जो कि है अताबाद लेक। फिर आ जाएं जी डिफरेंस अमंग वेदरिंग, एरोजन एंड मैस वेस्टिंग। आई होप आपको ये बेसिकली अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। अब जल्दी से हम इनका डिफरेंस एक नज़र में देख लेते हैं। वो क्या है, द रॉक्स आर नॉट वेदरिंग, द रॉक्स आर नॉट ट्रांसफर टू एनी अदर प्लेस आफ्टर ब्रेकडाउन। वेदरिंग के अंदर ब्रेकडाउन होता है लेकिन रॉक्स अपनी जगह से मूव नहीं करते। देयर आर टू अदर प्रोसेस इन वेदरिंग, दीज आर द breakdown of rocks and change of their chemical compositions. Sometimes these processes occur collectively and sometimes separately. हमने 3 टाइप्स पढ़ी थी। वो कहते हैं कि इन 3 तरीक़ों से जो है वो वेदरिंग का प्रोसेस होता है। रॉक्स टूटते हैं, जुड़ते हैं और इन तोड़ फोड़ की वजह से जो है वो डेब्रिस क्रिएट होता है। कई दफ़ा ये प्रोसेस अकेला एक ही हो रहा होता है, कई दफ़ा वो तीनों मिलके हो रहे होते हैं, यानी केमिकल, बायोलॉजिकल और आपका फिज़िकल, ठीक है। ये तीनों चीज़ें इकट्ठी भी प्रोसेस में आ रही होती हैं।
लेकिन जो भी वेदरिंग हो रही है, जो भी तोड़फोड़ हो रही है, उसके अंदर मूवमेंट नहीं है। वेदरिंग के अंदर वो मटेरियल, वो डेब्रिस वहाँ से मूव नहीं करता। इरोजन, इन द प्रोसेस ऑफ इरोजन the rocks break down and transfer to some other place. During erosion, not only the rocks are worn and torn, but also the eroded stuff is transported to other areas. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, वेदरिंग की वजह से तोड़फोड़ हुई, उसके अंदर अब उसकी मूवमेंट का प्रोसेस शामिल हो गया। विद द उसको कहें विद द पैसेज ऑफ टाइम, पानी की वजह से रिवर्स, रेन वाटर, ग्लेशियर्स, ठीक है, ये सब चीज़ें मिलके, विंड, ये सब फैक्टर्स हैं जो बेसिकली वो जो वॉन टॉन का प्रोसेस यहाँ पर हुआ है, उस मटेरियल को वो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड इरोजन। वो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट हो गया। मैस वेस्टिंग क्या थी जी? इन मैस वेस्टिंग द अर्थ स्टफ मूव्स फ्रॉम हायर टू लोअर एरिया, लोअर पोजीशन, विच इज़ ड्यू टू द अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये प्रोसेस क्यों हो रहा होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। अब उसके अंदर मैस वेस्टिंग के अंदर दोनों चीज़ें शामिल हो गई हैं। अब ये गौर करें कि वेदरिंग और मैस वेस्टिंग बेसिकली होगी तो इरोजन होगी। उसके बाद क्या होता है कि मैस वेस्टिंग के अंदर वेदरिंग का प्रोसेस होगा तो वो इरोजन होगी। यहाँ पे ये एक दूसरे से लिंक्ड हैं, इसको बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा आपका इम्पैक्ट्स ऑफ इरोजन एंड मैस वेस्टिंग। हम अगला देखते हैं कि आपकी बेसिकली जो इरोजन है और मैस वेस्टिंग हम इन डिटेल देख रहे हैं, इसके इम्पैक्ट्स क्या हैं, क्या होता क्या है ये बेसिकली। हाँ जी, तो हम देखते हैं इम्पैक्ट्स ऑफ इरोजन एंड मैस वेस्टिंग कि बेसिकली हमने देखा मैस वेस्टिंग भी है, फिर इरोजन भी है, ये हमने सारी डिटेल में प्रोसेस तो पढ़ लिया। इसकी इम्पैक्ट्स क्या होती हैं, मींस इसके नतीजे क्या निकलते हैं, कैसे ये आपके ऊपर, आपकी लाइफ के अंदर आपके चेंजेस क्रिएट करते हैं, ये थोड़ा सा इन डिटेल देखते हैं। तो इम्पैक्ट्स देखने लगे हैं हम बेसिकली इम्पैक्ट्स ऑफ इरोजन एंड मैस वेस्टिंग। ये जी, ठीक है जी, इम्पैक्ट्स हम देखेंगे। सबसे पहले इम्पैक्ट जो है वो जी इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर। आप ये देखें क्योंकि ये सारा प्रोसेस बेसिकली कहाँ पे हो रहा है, ज़मीन पे हो रहा है, सतह ज़मीन पे हो रहा है, सरफेस ऑफ अर्थ पे हो रहा है। और सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारी आती है दैट इज़ एग्रीकल्चर। आपके किसी भी प्रोसेस में, किसी भी चीज़ में, वेदरिंग में, इरोजन में, मैस वेस्टिंग में, जो सबसे पहले चीज़ इफेक्ट होगी वो आपकी एग्रीकल्चर होगी। ट्रीज़, आपकी क्रॉप्स, वो सारी चीज़ें इसमें इफेक्ट होती हैं। और उनसे रिलेटेड चीज़ें जिसके अंदर आपका इरिगेशन प्रोसेस भी आता है। इरिगेशन प्रोसेस यानी आप पाशी का, उन फसलों को पानी देने का जो तरीका और ज़रिया है वो भी बेसिकली इफेक्ट होता है। कैसे होता है? द इरिगेशन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अनपेव्ड कैनाल्स एंड स्मॉल स्ट्रीम। इट कॉन्टीन्यूसली फेसेस इरोजन ड्यू टू वाटर। द फर्टाइल लेयर ऑफ सॉइल प्रेजेंट ऑन द surface of earth faces gradual erosion and it flows along water. There is very less plant life in such soil. The crop yield reduces on mountains, pastures and shelters of wildlife reduce in number. अब बड़ी समझने की बात है कि वो कहते हैं कि जो आपका इरिगेशन सिस्टम है, यानी कि फसलों को पानी पहुंचाने का जो एक निज़ाम आपने बनाया हुआ है, वो क्या है, हमारी नहरें हैं, छोटी छोटे हमने वो आप कैनाल्स बनाई हुई हैं, स्ट्रीम्स, रास्ते बनाए हुए हैं पानी गुजरने के, वो अनपेव्ड हैं। अनपेव्ड मीन्स कि ये अगर रास्ता बनाया गया है तो बेसिकली आसपास का जो एरिया है ज़मीन का वो कच्चा है, उसको हमने पक्का नहीं किया हुआ। अब क्या होगा कि जब पानी गुजरेगा तो जो साइडों की मिट्टी होगी वो क्या होगी, पानी के अंदर मिक्स होगी। और उस मिक्स होने से क्या होगा कि पानी ज़मीन के अंदर एब्जॉर्ब होता चला जाएगा। और एक तो आपकी जो बहुत इम्पॉर्टेंट सॉइल है वो वेस्ट हो रही है पानी के अंदर मिक्स होने की वजह से, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, जब अनपेव्ड एरिया होगा तो पानी अंदर एब्जॉर्ब होगा, ज़मीन अपनी ज़रूरत से ज़्यादा पानी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगी, तो वहाँ पर किसी भी तरह के पौधे उगने के चांसेस फिर कम हो जाते हैं। इसको हम सॉइल डिजीज़ भी कहते हैं, जिसके अंदर वाटर, जो पानी के अंदर ज़मीन के अंदर पानी होता है वो ज़रूरत से ज़ायद हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर किसी भी तरह के पौधे या फसलें उगाने में हमें बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है।
इस तरह की जो सॉइल होती है वहाँ पे वो कहते हैं कि प्लांट लाइफ वहाँ पर कम होती है, क्रॉप यील्ड भी यानी कि फसलों की पैदावार में भी कमी वाक़या हो जाती है। माउंटेन्स और पास्चर्स चरागाहें जहाँ पर जानवर मुसलसल आते हैं और वहाँ पर अपनी घास फूस खाते हैं, मुसलसल मवेशियों का वहाँ पर आना जाना होता है। और इसके अलावा शेल्टर्स ऑफ वाइल्ड लाइफ यानी कि जो जंगलात हैं जहाँ पर जंगली जानवर रहते हैं वहाँ पर भी ज़िंदगी का दारोमदार कम हो जाता है, क्योंकि ये सब चीज़ें अगर देखोगे आप तो जंगलात के अंदर जानवर होते हैं तो साथ दरख्त भी होते हैं। हम जंगल सिर्फ जानवरों के होने से कंसिडर नहीं करते जब तक वहाँ ग्रीनरी नहीं होगी, क्योंकि उन लोगों के हैबिटाट के अंदर ये चीज़ें मौजूद हैं। तो जब आपके दरख्तों के अंदर कमी आएगी, आपके एग्रीकल्चर के अंदर कमी आएगी, तो ऑब्वियसली आपकी जो ये वाले जानदार हैं वो भी उससे इफ़ेक्ट होंगे। नंबर 2, इम्पैक्ट्स ऑन इरिगेशन लिंक्ड है, जो पिछला हमने जब देखा हो देखो दोबारा से क्या समझ में आता है। ड्यू टू एरोजन बाय वाटर ह्यूज अमाउंट ऑफ सॉइल पाइल्स अप एट द बेड ऑफ कैनाल्स, बड़ी समझने की बात है। एज अ रिजल्ट द वाटर क्वांटिटी इन कैनाल रिड्यूसेस due to continuous transfer of soil material along with water. The bases of dams are filled with mud, thus their capacity to store water reduces. After some time water is not available for irrigation system and for the production of electricity. अगर आपने कभी गौर किया और लाहौर में रहने वालों को बड़ी अच्छी तरह पता होगा, ख़ासतौर पे वो लोग जो कैनाल के इलाके के आसपास रहते हैं, आपने कभी कैनाल खाली देखा है? यानी जो कैनाल नहर गुजर रही है हमारे उसमें, वो देखोगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि उसकी सफाई होती है बाकायदा, ठीक है, उर्दू में उसको कहते हैं भल सफाई। अब वो क्या होती है, वो बेसिकली जो पीछे से पानी आ रहा होता है, जब पानी ऊंचाई से आ रहा होता है तो वो स्पीड में होता है, वो अपने साथ सारा डेब्रिस अपने साथ लेकर आ रहा है, यानी डेब्रिस प्लस वाटर है। जब वो मैदानी इलाके में आना शुरू होता है तो यहाँ पे उसकी स्पीड क्या है, बहुत ज़्यादा है। जैसे जैसे वो मैदानी इलाके की तरफ आएगा उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी। आपको लगा कभी कैनाल के अंदर वो पानी चल रहा है, ऐसे लगता है पानी खड़ा हुआ है। अब वजह क्या है उसके अंदर, यहाँ पे उसकी स्पीड हो गई है स्लो। अब स्लो होने से क्या हुआ कि यहाँ पर अब जो पानी है वो रह गया है ऊपर, ठीक है जी, और जो डेब्रिस है वो पूरी की पूरी तह जो है वो नीचे बैठ गई है। ठीक हो गया। अब हुआ ये कि पहले वाटर लेवल जो था वो बेसिकली इतना था, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक वो कैनाल थी। अब हो ये रहा है कि जब पानी आकर यहाँ पर उसकी स्पीड स्लो हुई तो पानी तो ऊपर रह गया, उसके अंदर जितनी भी मटेरियल था, जितना भी डेब्रिस था वो नीचे बैठ गया, उसने अपनी एक तह बना ली। जो वाटर क्वांटिटी थी वो यहाँ तक थी, अब उसके अंदर इतना डेब्रिस शामिल हो गया, ठीक है। अब पानी सिर्फ इतना रह गया, ठीक है। अब पानी जो है वो ऊपर से बह जाएगा, नीचे वो डेब्रिस रह जाएगा, उसको हमें साफ़ करना होता है। अगर हम उसे साफ़ नहीं करेंगे तो आने वाले वक्त में दोबारा जब पानी पीछे से आएगा तो उसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी। मेरे पास एक बर्तन है, मैंने उसके अंदर मिट्टी में मिक्स किया हुआ पानी जो है वो डाला, आप उसको कुछ घंटे रहने दें, आप देखेंगे कि ऊपर पानी और नीचे क्या है, मिट्टी की पूरी तह है। अब आप ऊपर से वो पानी निकाल दें, अब जब आप दोबारा पानी डालेंगी तो मिट्टी वाला दोबारा वो मिट्टी का लेवल ऊपर हो जाएगा, पानी ऊपर रह जाएगा खाली। अब आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा है, नीचे से लेकर ऊपर तक मिट्टी की क्वांटिटी बढ़ गई है लेकिन वाटर की क्वांटिटी अब कम होने लग गई है। तो लिहाजा ज़रूरत आ गई कि अब आप उस बर्तन को खाली करें ताकि आप दोबारा से उसको प्रॉपर वाटर की क्वांटिटी के साथ भर सकें। तो यहाँ पे बेसिकली वो यही चीज़ क्रिएट कर रहा है कि जब आपका यहाँ से डेब्रिस प्लस वाटर स्पीडीली यहाँ पर मैदानी इलाकों की तरफ आता है, यहाँ आकर उसकी स्पीड स्लो होने की वजह से वो डेब्रिस आपको जो सॉइल पाइल्स अप, ज़मीन में सॉइल जो है वो पाइल अप हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है बेड ऑफ कैनाल्स, कैनाल्स के बेड्स नीचे सतह के ऊपर, ठीक है। तो वो आपने साफ़ करनी होती है और 10 देयर कैपेसिटी स्टॉक वाटर रिड्यूस। अगर आप इसको खाली नहीं करेंगे तो जो वाटर की कैपेसिटी है वो कम होती जाएगी। डैम्स के अंदर भी यही प्रोसेस होता है, कहीं पर भी जब आप पानी जमा करते हैं तो वो पानी के बाद नीचे उसकी सतह के ऊपर वो आपका जो सॉइल क्रीप है वो
बैठ जाता है उसको आपको क्लियर करना होता है। अगर आप उसे क्लियर नहीं करेंगे तो वहाँ पर फिर प्रॉब्लम आएगी। और लाजमी बात है डैम्स के अंदर आपने उससे इलेक्ट्रिसिटी हासिल करनी होती है, तो आने वाले वक्त में अगर आपका वाटर लेवल उस पहली वाली क्वांटिटी पे नहीं होगा तो उससे इलेक्ट्रिसिटी भी आपकी उस अपनी मुकर्ररा जो डिमांड है उस पर आप प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। तो हर चीज़ फिर इससे लिंक्ड जो है वो इफ़ेक्ट होगी, एग्रीकल्चर भी इफ़ेक्ट होगी, इलेक्ट्रिसिटी भी इफ़ेक्ट होगी, पूरे का पूरा निज़ाम जो है वो उससे डिस्टर्ब हो जाएगा। फिर है इम्पैक्ट्स ऑन ह्यूमन सेटलमेंट्स। ड्यू टू फ्लो ऑफ सॉइल एंड मड एंड लैंडस्लाइडिंग इन हिली एरियाज देयर इज यूजुअली अ लॉस ऑफ लाइफ एंड इकोनॉमी। In 1985, after landsliding in Colombia, a number of villages were buried under the soil debris. Such accidents usually occur in the northern area of Pakistan. अब वो कहते हैं कि जो सॉइल क्रीप और मड फ्लोज हैं, ये लैंडस्लाइडिंग है हिली एरियाज़ के अंदर, ये बहुत डेंजरस है। इससे आपकी ज़िंदगी को भी नुकसान होता है, आपकी इकॉनमी भी इफ़ेक्ट होती है, क्योंकि 1985 में इसी तरह का एक मड फ्लो आया था कोलंबिया के अंदर, लैंडस्लाइडिंग हुई थी कोलंबिया के अंदर, जो कि बेसिकली पूरे के पूरे नीचे जो गांव थे वो उनको उसने अपने नीचे दबा दिया था, दफना दिया था, ख़त्म हो गया था वो। इस तरह के बहुत से वाक़यात हैं जो हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर भी आते हैं। नॉर्दर्न एरियाज़ या आपके नारान कगान जो पहाड़ी इलाके हैं, मरी साइड पे तो बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइडिंग अक्सर ही हो रही होती है जब आपकी बारिशों का सिलसिला शुरू होता है, क्योंकि वो ज़्यादातर मिट्टी के पहाड़ हैं, तो वहाँ पे जो ग्रीनरी भी है और सारा कुछ है, तो वो बड़ा जो है वहाँ पे लैंडस्लाइडिंग का जो नॉर्मली सिलसिला है वो ज़्यादा होता है। इसके बाद इम्पैक्ट्स ऑन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन हिल एरियाज, सॉइल फ्लो एंड लैंडस्लाइडिंग आर वेरी कॉमन। ड्यू टू दिस द रोड्स आर ब्लॉक्ड एंड इनहैबिटेंट्स ऑफ हिली एरियाज आर डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। इट इफेक्ट्स ट्रैफिक सिस्टम बैडली। लाना बात है जब आपके हिली एरियाज़ के अंदर सॉइल फ्लो होगा, लैंडस्लाइडिंग होगी, तो पहले ही रास्ते वहाँ पर मुश्किल बनाई जाती हैं, पहाड़ों को काट काट कर वहाँ पे रोड्स बनाई जाती हैं। अगर वो भी वहाँ पे बंद हो जाएंगी तो वहाँ के रिहायशियों को भी मसला होता है, क्योंकि उनको फिर मुकामी इलाकों से उनका जो ताल्लुक़ है वो टूट जाता है। उनके पास एक रोड ही है जो बेसिकली ज़रिया होती है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। इवन अपनी ज़रूरत जो अशिया की ज़रूरतें अशिया हैं वो भी एक जगह से दूसरी जगह लाने में वो ही रास्ते होते हैं वो जो यूज़फुल होते हैं। अगर वो रास्ते भी लैंडस्लाइडिंग की वजह से या स्नो फॉलिंग की वजह से बंद हो जाते हैं तो वहाँ पे फिर उनको बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ट्रैफिक भी उससे इफ़ेक्ट होती है। अब लास्ट हमारा टॉपिक है इसका, मेजर्स टू मिनिमाइज द इम्पैक्ट्स ऑफ इरोजन एंड मैस वेस्टिंग। अब हमने देख लिया कि इम्पैक्ट्स क्या है, क्या होता है, किस तरह होता है। अब हम इन इम्पैक्ट्स को कम कैसे कर सकते हैं, क्या ऐसे काम करें जिससे इन इरोजन से, मैस वेस्टिंग से, वेदरिंग से कम नुकसान हो, क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोसेस है, आप इसको रोक नहीं सकते, लेकिन इससे होने वाले नुकसानात को हम रोक सकते हैं, उसमें कमी ला सकते हैं। वो तरीक़ाकार क्या है, वो चंद स्टेप्स के अंदर यहाँ पे दिए गए हैं। 7 स्टेप्स हैं, देखें। इट इज़ नेसेसरी टू प्लांट ट्री ऑन बैंक्स ऑफ कैनाल्स एंड स्ट्रीम्स इन ऑर्डर टू स्टॉप सोइल इरोजन बाय वाटर। आपने वो जो अनपेव्ड कैनाल्स हैं या स्ट्रीम्स हैं उनके किनारों पे दरख्त लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं, ताकि जो वो एक्सेस वाटर है वो जो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रही हैं वो दरख्त उससे फ़ायदा उठा लें और आपकी सॉइल के अंदर पानी कम से कम एब्जॉर्ब हो। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, जब दरख्त उगाए जाते हैं तो वो नीचे जड़ों को मजबूती से नीचे जाती हैं और सॉइल को मजबूत करती हैं, अपने अंदर जकड़ के रखते हैं, जिसकी वजह से आपकी पानी के साथ जो सॉइल जा रही है मिक्स होकर वो भी उसका लेवल भी कम हो जाता है। Number 2, the smooth level of agriculture land is necessary so that water does not take away the soil. By planting trees on banks of crops fields, erosion of soil can be minimized. जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि आप एग्रीकल्चर को वो मज़ीद बेहतरी लेकर आए, ज़रूरत है उसके लिए कि हम पानी को कम से कम ज़मीन के अंदर एब्जॉर्ब होने दें, और उसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त किनारों के ऊपर, नहर के किनारों पर, स्ट्रीम के किनारों के ऊपर लगाने चाहिए। इससे आपकी अर्थ जो है वो इरोजन और मैस वेस्टिंग से बची रहेगी, उसमें कमी वाक़ होगी। To reduce erosion and mass wasting on the surface of slope, it is necessary to stop the cutting of trees on mountain slope and plant more trees. अब बड़ी अच्छी सी बात है कि फॉर एग्जांपल ये अगर पहाड़ है, यहाँ से होनी थी लैंडस्लाइडिंग, अब यहाँ से कोई चीज़ नीचे आ रही थी, अगर उसके रास्ते में दरख्त आ जाता तो वो जो स्पीडली नीचे आ रही थी चीज़, वो यहाँ पे अगर उसकी स्पीड
बहुत ज़्यादा थी तो वो यहाँ पर टकराने की वजह से उसकी स्पीड यहाँ पर स्लो हो गई। तो वो जो एक तबाहकुन अंदाज में नीचे आ रही थी, दरख्तों में रुकावट आने की वजह से, दरख्त बीच में आने की वजह से, दरख्तों की रुकावट की वजह से वो स्पीड स्लो हो गई। काफ़ी हद तक उसने अपना जो असर है वो वहीं पर छोड़ दिया और वो थोड़ा स्लो स्पीड में नीचे आई। यहाँ पर बेसिकली यही चीज़ वो बता रहे हैं कि सेटलमेंट्स उसके बाद आ जाती हैं कि सेटलमेंट्स कैसे हैं। सेटलमेंट शुड बी अवॉइडेड इन एरियाज वेयर देयर इज डेंजर ऑफ इरोजन एंड मास वेस्टिंग। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर दरख्त लगाएं और रिहायशी इलाके यहाँ पर ना बनाए जाएं ताकि ह्यूमन लाइफ को या जो आपकी लिविंग बीइंग्स हैं, फॉर एग्जांपल उसके बाद आप मवेशी वगैरह रखते हैं, उनको कम से कम नुकसान हो। रिटेनिंग वॉल शुड बी मेड अलॉन्ग द रोड्स ऑफ हिली एरियाज। जो रोड्स होती हैं उनके साथ आप वॉल्स थोड़ी थोड़ी ऊंची ऊंची बनाएं ताकि अगर ऊपर से लैंडस्लाइडिंग हो तो वो वॉल जो है वो उसके अंदर रास्ता रोक ले उसका। फिर है डेंजरस स्लोप्स शुड बी अबॉलिश। जो आपकी डेंजरस किस्म की स्लोप्स हैं उनको कोशिश करें कि उनमें कुछ कट डाउन करके उन स्लोप्स को थोड़ा कम स्लोपी कर दें ताकि ऊपर से अगर कोई मटेरियल आए तो उसके अंदर थोड़ी सी रुकावट हो जाए। फिर आ जाते हैं बिग बिल्डिंग शुड नॉट बी बिल्ड इन हिल एरिया स्पेशली वेयर देयर इज अ स्टीपर स्लोप। अब आप इसके ऊपर अगर आप बिल्डिंग बहुत बड़ी सी बनाएंगे तो ऑब्वियसली वो एक वक्त में आके कहीं ना कहीं आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी। तो कोशिश करें जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स ना बनाएं। ख़ास तौर पे जो स्ट्रीपी एरिया है वहाँ पर बड़े बड़े या ऊंची बिल्डिंग्स को बनाने से अवॉइड किया जाए। ये कुछ ऐसे मेजर्स हैं जिनको लेते हुए हम इन डेन्यूडेशन के प्रोसेस से, वेदरिंग, एरोजन या मैस वेस्टिंग से होने वाली तबाहियों से बच सकते हैं, इनमें कमी ला सकते हैं। ये आज का आपका चैप्टर था जो कि बेसिकली एंड हो गया है और इससे रिलेटेड सारे लॉन्ग क्वेश्चंस और शॉर्ट क्वेश्चंस हमने कवर किए हैं इसके अंदर। आई होप आप इसको साथ साथ लर्न कर रहे हैं। इसको बेटा ध्यान से समझें और लर्निंग की तरफ इसका प्रोसेस लेकर आएँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।